Good morning, class. Let's try chemistry. Today, our topic is pseudo first order reaction. हम लोगों ने ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ख़त्म कर लिया है. ठीक है, अब हमें करना है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन इस स्यूडो का मतलब क्या है. हमारे पास ऐसी कुछ ही सिलेक्टेड रिएक्शंस होती हैं बेटा, जो हमें लगता है कि कोई और ऑर्डर की रिएक्शन होगी, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के अलावा वो कोई और भी कोई एनी अदर ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है. ठीक है, हमें देखने में ऐसा लगता है और जब हम ऑर्डर निकालते हैं तो हमें लगता भी ऐसा ही है कि यस, कि ये कोई और ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. बस इसी को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं कि इट सीम्स टू बी एनी अदर रिएक्शन, है ना. इट सीम्स टू बी एनी अदर रिएक्शन बट ओरिजिनली इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, ओरिजिनली इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे बेटा. सबसे फेमस आपके दो एग्जांपल हैं. फर्स्ट एग्जांपल हम लोग करते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. ठीक है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में हम लोग रिएक्शन देखेंगे. ओके बच्चा, जैसे आपका शुगर है, फॉर्मूला होता है आपका फ्रक्टोज का, सुक्रोज का लिख लीजिए C12H22O11. ठीक है, इसमें आप जैसे ही वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा. C6H12O6 प्लस C6H12O6 क्या बने आपके, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बने. ये सुक्रोज का फॉर्मूला होता है. सुक्रोज को अगर आपने हाइड्रोलाइज किया, शुगर आपने ऐड किया, शुगर में वाटर अगर ऐड किया तो आपका क्या बनेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ठीक है, अब देखो, जब इसका रेट ऑर्डर आप लिखोगे, है ना, जब रेट लोअर एक्सप्रेशन लिखोगे और आप लिखोगे ऑर्डर, तो क्या लिखोगे, C12H22O11 टू द पावर 1 एंड वाटर टू द पावर 1. ये लिखोगे ना, क्योंकि आपको लग रहा है ना, आपको यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री गिवन है 1. एलिमेंट्री रिएक्शन है आपकी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं होती ये, एलिमेंट्री रिएक्शन है. तो जो एलिमेंट्री रिएक्शंस में क्या होता है, स्टोइचियोमेट्री ही पावर बन जाती है. ऐसी होता है ना, स्टोइचियोमेट्री ही पावर बन जाती है. तो पावर बन गई 1 1, तो आपका ऑर्डर क्या हो गया, x+y, यानी कि ऑर्डर क्या हो गया 1+1 यानी कि 2. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, है ना, ऐसा हमें लग रहा है और लग भी रहा है, क्या दिख रहा है हमें, ऑब्वियसली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. लेकिन पता है बच्चे क्या होता है, अब आपको पता है हम जब वाटर को ऐड करते हैं तो वाटर की कोई लिमिटेड क्वांटिटी तो नहीं होती. जब भी आप वाटर ऐड करते हो किसी भी चीज़ में तो वाटर की कोई लिमिटेड क्वांटिटी तो नहीं होती. आप अनलिमिटेड वाटर को ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि फ्रीली अवेलेबल है हमारे पास, हम कोई कंजूसी नहीं करते इसके अंदर. तो जो भी रिएक्शन हम परफॉर्म करते हैं उसमें फ्रीली हम लोग वाटर को ऐड करते हैं. ठीक है, अब इसकी वजह से क्या है कि वाटर का अमाउंट तो एक्सेस हो गया, वाटर का अमाउंट तो एक्सेस में हो गया. अब जब जिस चीज़ का अमाउंट एक्सेस में है ना, या जिसका अमाउंट एक्सेस में है, तो क्या उसका हम रेट फाइंड करेंगे, उसका हम रेट फाइंड नहीं करेंगे, उसका हम रेट फाइंड नहीं करेंगे. तो इसीलिए हमारा जो वाटर है वो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है. कांस्टेंट होने का मतलब है कि हम इसको यहाँ पे लेंगे ही नहीं. कांस्टेंट होने का मतलब है कि हम इसको यहाँ पे लेंगे ही नहीं, और जब लेंगे ही नहीं तो कौन सा ऑर्डर निकल के आया बच्चा, यस, इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. क्यों, बिकॉज रिएक्टेंट दैट इज योर C12H22O11, है ना, जो आपका रिएक्टेंट है वही आपका सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट का ही आप ऑर्डर यहाँ पे लेंगे, दैट इज़ 1 ओनली. तो इसलिए मैंने कहा था कि हमें लगता है कि ये दूसरी ऑर्डर की रिएक्शन है, कोई और ऑर्डर की रिएक्शन है, बट निकलती कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकलती है. आया समझ में. ठीक है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है, जो केन शुगर है आपका उसका इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन की रिएक्शन है ये आपकी. ठीक है, इन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, इसको इन्वर्जन बोलते हैं, इन्वर्ट होना. तो आपने देखा कि हमें लग रहा था कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, बट नहीं, ये तो आपकी कौन सी ऑर्डर रिएक्शन निकली, ये आपकी निकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, समझ में आया, चलिए वेरी गुड. अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल है आपका इसी तरह से हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर. ठीक है, या एस्टर, आप इथाइल एसीटेट ले लीजिए, C2H5C, वेट, यस बच्चा, C2H5COO इथाइल एसीटेट है आपका, इथाइल एसीटेट. ठीक है, जब इसका भी हाइड्रोलाइसिस आप करते हो, वाटर का एडिशन करते हो, तो क्या बनता है,
ये H+ और OH नेगेटिव में ब्रेक होगा, है ना। एक आपका बनेगा CH3OH अल्कोहल बनेगा, और क्या बनेगा आपका C2H5COOH, ये बना आपका, है ना, आपका प्रोपेनोइक एसिड बन गया। अब देखो आप इसका भी ऑर्डर जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, जब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे सबसे पहले तो क्या लिखोगे, C2H5, अच्छा वहाँ पर शायद K लिखना रह गया था बच्चा, इससे पहले इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में, ठीक है, वहाँ K लिख लीजिएगा, गलती से रह गया था, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन में तो हमेशा K आएगा ही आएगा, है ना। टू दी पावर 1 एंड वाटर टू दी पावर 1, यही आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन है ना बच्चा, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो जो ऑर्डर है वो आपका क्या हो गया, 1 हो गया। स्टोइचियोमेट्री 1 आपको दे रखी है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑर्डर आपको क्या लगेगा कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, बट वही कंसेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई करोगे बच्चा, जो मैंने बताया था कि वाटर को हमेशा एक्सेस में लिया जाता है, और जब किसी की क्वांटिटी एक्सेस में हो जाती है तो उसे कांस्टेंट कंसीडर कर लिया जाता है, किस केस में, जो हम रेट फाइंड करते हैं उस केस में, ठीक है। तो इसलिए कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। आगे समझिए बच्चा, ठीक है। तो यही बेसिक 2 एग्जांपल्स थे आपके स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के, हैं तो एग्जांपल्स और भी बहुत सारे, बट इंपॉर्टेंट यही दोनों हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं और जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चा, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है इस चैप्टर का, अरेनियस इक्वेशन, ठीक है। अरेनियस इक्वेशन को भी यहीं ख़त्म हम लोग कर लेते हैं। अरेनियस इक्वेशन क्या कहती है आपसे, अरेनियस साइंटिस्ट थे हमारे, ठीक है, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हुए। अरेनियस इक्वेशन, इन्होंने एक इक्वेशन फाइंड की थी, इन्होंने क्या कहा था कि जो रेट कांस्टेंट है दैट इज़ इक्वल टू E टू द पावर -EA/RT, ये सारा एक्सपोनेंशियली है, ठीक है ना। ये जो A है इसे बोलते हैं अरेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर कांस्टेंट की फॉर्म में बोला जाता है, ठीक है। और EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर और K इज अ रेट कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका एक्सपोनेंशियली लिया गया है, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन है किसके लिए, आपका अरेनियस इक्वेशन के लिए एक्सप्रेशन है, ठीक है। इन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी के लिए एक बात कही थी जो हम क्वालिटेटिवली, ठीक है, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली 2 तरह से हम लोग मेज़र करते हैं। जब आप क्वांटिटेटिवली की बात करते हो या क्वालिटेटिवली की बात करते हो, आपको एक स्टार्टिंग में बताया गया था इस वीडियो की स्टार्टिंग में, जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर योर रेट ऑफ रिएक्शन इज नियरली डबल्स, है ना, योर रेट ऑफ रिएक्शन इज नियरली डबल्स, यही पढ़ा था आप लोगों ने, है ना। ये जो आप पढ़ते हो क्वालिटेटिवली है, ठीक है ना। क्वांटिटेटिवली के लिए आपका अरेनियस इक्वेशन आता है, जहाँ से टेम्परेचर का के बारे में इन्होंने बात कही थी। इन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले एक चीज़ पढ़ते हैं, ये ग्राफ इन्होंने दिया था आपको अपने एनसीईआरटी में, ये ग्राफ देखने के लिए मिलता होगा, ठीक है। थोड़ा स्ट्रेट बनाते हैं इसको, टेढ़ा हो गया इस तरह से, ठीक है, ये ग्राफ बनता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होते हैं आपके इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेट्स या रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हो आप, इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, या रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, जो भी आप बोलने जाए, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे हम लोग लेते हैं एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे है आपका रिएक्टेंट, यहाँ है रिएक्टेंट, यहाँ पे आपका बना है प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो ग्राफ है ना, ये ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऊंचा भी हो सकता है, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो हमारे रिएक्शन के ऊपर है कि रिएक्शन में आपको जो प्रोडक्ट है वो कितनी स्पीड से बन रहा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जब भी कोई रिएक्शन परफॉर्म होती है ना बच्चा, तो रिएक्टेंट को ना सबसे ज़्यादा मेहनत पता है क्या करनी पड़ती है, रिएक्टेंट को मेहनत करनी पड़ती है ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को जनरेट करने के लिए, रिएक्टेंट को मेहनत करनी पड़ती है इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को जनरेट करने के लिए, यानी कि इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए। और आपको पता हो नहीं है शायद कि यहाँ तक जो ये एनर्जी है ना, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक रिएक्टेंट को जो एनर्जी लगानी पड़ती है, उस एनर्जी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को जनरेट करने के लिए रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। और ये कहाँ से आती है, ये आती है कैटलिस्ट से, ये आती है कैटलिस्ट से। तो कैटलिस्ट का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि कैटलिस्ट एक रोल प्ले करता है, किस चीज़ के लिए रोल प्ले करता है, वो रोल प्ले करता है आपके इस प्रोडक्ट को
इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाने के लिए, इस जर्नी में हेल्प करता है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को जनरेट करने में हेल्प करता है। जब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है फिर इजी है, फिर आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि जो आप रिएक्शंस लैब में परफॉर्म करते हो, जो मॉडरेट रिएक्शंस आपकी होती हैं, आयनिक रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शंस, आपकी स्लो रिएक्शंस, मोस्टली यानी कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट है उसको ये मेहनत करनी पड़ती है इस एक्टिवेशन एनर्जी के जो ये बैरियर है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को लेकर इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है ताकि वह एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को जनरेट कर सकें, तभी आपको कोई डिजायर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आया? ये जो आपको पॉइंट दिखाई दिया, दोबारा से बनाते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट दिखाई दिया, मैंने कहा दिस पॉइंट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और यहां से लेकर ये वाला प्रोडक्ट तक का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस पॉइंट को बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड रहती है, इस थ्रेशोल्ड एनर्जी में से एक्टिवेशन एनर्जी को लेकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को जनरेट किया जाता है, जिसमें कि कैटलिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये बताना ज़रूरी था ग्राफ यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली में डिफरेंस होता है। जब एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज की बात करते हो ना, नियरली डबल्स योर रेट ऑफ अ रिएक्शन, वो क्वालिटेटिवली एस्पेक्ट है फॉर द टेम्परेचर, एंड क्वांटिटेटिवली के लिए जो मैंने अभी आपको बताया वो क्वांटिटेटिवली है, जो अरहेनियस ने आपको दिया है मेज़र करने के लिए टेम्परेचर को। कि क्वांटिटेटिवली कैसे मेज़र करेंगे आप? बाय यूजिंग अरहेनियस इक्वेशन। टेम्परेचर है ना यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, बाय यूजिंग अरहेनियस इक्वेशन यू विल मेज़र। गॉट माय पॉइंट? तो क्वांटिटेटिवली के लिए आप कौन से वाला ग्राफ लेते हो या कौन से वाला फॉर्मूला लेते हो? आप ये वाला फॉर्मूला लेते हो, ये वाला एक्सप्रेशन लेते हो। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब क्या करें, इसका ये एक्सपोनेंशियली जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल को हटा के देखें, छोटी सी डेरिवेशन होती है, नन्ही सी, ज़्यादा बड़ी डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लो, है ना। नेचुरल लॉग आप लोगे, लॉग विद बेस ई के इज इक्वल टू लॉग विद बेस ई ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल, ये आपका हट जाएगा, एक्सपोनेंशियल और लॉग ई कट जाएगा आपस में, ये आएगा जो माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। मैंने क्या बोला, समझ में आया बच्चे? लॉग विद बेस ई के ऊपर जब ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी आप रखोगे आपने इसका भी लॉग ले लिया, तो ये ई और ई कट जाते हैं, तो क्या बचता है खाली आपका माइनस ई ए अपॉन आर टी, तो उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब क्या कर सकते हो आप, आपने पहले भी किया है फर्स्ट ऑर्डर में, आप इसका क्या करें, आप इसका नेचुरल लॉग की जगह अब लॉग विद बेस 10 ले लें। तो क्या करोगे आप, 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, है ना। 2.303 लॉग विद बेस 10 के इक्वल टू 2.303 लॉग विद बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, वो तो एज इट इज़ रहने वाला है। ठीक है ना, फिर क्या करोगे, सेम वही प्रोसेस, डिवाइड कर दीजिए 2.303 से, क्या बचेगा, लॉग विद बेस 10 के इक्वल टू लॉग विद बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये एक्सप्रेशन बचेगा आपके पास। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, एग्जाम में यहाँ से सॉल्विंग के लिए बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको दिख रही होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्रिएट हो गई है हमारे पास। तो जब हो गई तो ग्राफ बनेगा ऑब्वियसली। y एक्सिस पे क्या है आपका, लॉग विद बेस 10 के, x एक्सिस पे क्या है आपका 1/t। अब 1/t और लॉग k के रिस्पेक्ट में बनाओगे, 1/t है आपका यहाँ पर। ठीक है, अब क्योंकि नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव स्लोप ऐसा क्रिएट होगा। यह इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट क्या है आपका c यानी कि दिस लॉग विद बेस 10 ए, तो c हो गया आपका लॉग विद बेस 10 ए यानी कि इंटरसेप्ट। आपका जो ये स्लोप है, स्लोप क्या है आपका माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, माइनस ई ए यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 आर, नॉट टी, सॉरी, टी तो आपका एक्स एक्सिस पे है। दिस इज योर स्लोप माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, समझ में आया सब बच्चों को? इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ज़रूरी है, ग्राफ भी एग्जाम में आता है आपका क्रिएट करने के लिए फॉर अरहेनियस इक्वेशन इन बिटवीन लॉग विद बेस 10 के एंड 1/t। ठीक है, चलिए वेरी गुड, समझ में आया।
अब एक लास्ट एक्सप्रेशन है आपका जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हम इसी इक्वेशन से जनरेट कर लेते हैं, जो अभी हमने बनाई थी ना, जो लिखी है उसी इक्वेशन से जनरेट कर लेते हैं। फिर लिख लेती हूँ मैं आपके लिए, log with base 10k इक्वल टू log with base 10a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आप एक काम करिए, आप एज्यूम करिए कि हमने दो रिएक्शंस बनानी है। एक्चुअली में हमने एक K1 और T1 एज्यूम किया, ठीक है, और एक एज्यूम किया हमने log विद बेस 10 K2 इक्वल टू log विद बेस 10 A तो आपको कांस्टेंट है ना, इट इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर और अरेनियस फैक्टर, अरेनियस कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको हम A1 A2 नहीं ले सकते, और आर भी आपका कांस्टेंट है। एक्टिवेशन एनर्जी भी आपका हम यहाँ पर कांस्टेंट की तरह हम कंसिडर करते हैं, 2.303 आर T1 T2। ठीक है, दो इक्वेशंस हो गई, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अब 1 माइनस 2 कर दीजिए। ठीक है, 1 माइनस 2 क्या आएगा आपका, log विद बेस 10, अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है, log विद बेस 10 K1 माइनस log विद बेस 10 K2 इक्वल टू log विद बेस 10 A माइनस ई ए अपॉन 2.303 R T1 माइनस log विद बेस 10 A माइनस ई ए अपॉन 2.303 R T2। ठीक है, हमने माइनस करके लिख लिया। अब देखिए, log K1 माइनस K2 को, log K1 माइनस K2 को हम कैसे लिख सकते हैं, आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सीखा था, इसे हम K1 अपॉन K2 करके लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का log सेम है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग log विद बेस 10 K1 अपॉन K2। ठीक है, इक्वल टू, ये देखो ये प्लस में है log A और ये माइनस में है log है, तो कैंसिल हो गए ये तो आपस में। ठीक है ना, आपके पास क्या बचेगा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T1। मैं पूरा एक्सपेंड करके आपको करवा रही हूँ ये, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली रिएक्शंस का जो एक छोटी सी डेरिवेशन भी अगर होती है तो कैसे होती है। ठीक है, मैं चाहूँ तो शॉर्ट में करा सकती थी आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्सप्रेशन कहाँ से आता है, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब इसके बाद इसे क्या कर सकते हो, K1 K2 तो आपका सॉल्व कर लिया आपने, उससे ज़्यादा इसका कुछ हो नहीं सकता है ना। अब देखो आप इसमें माइनस, या माइनस को छोड़ो, आप क्या करो, आप एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो यहाँ, माइनस नहीं प्लस आना चाहिए ना, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, वेट वेट वेट, हमारे पास रिएक्शन थी log K इज इक्वल टू log A माइनस 2.30 माइनस ई ए अपॉन 2.303। बच्चा ये गड़बड़ हो गई, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये थी ना, यहाँ माइनस था। तो जब आपने सेकंड इक्वेशन लिखी थी ना माइनस करके, आपने ये किया था ना, दिस माइनस, फिर यहाँ पे log K2 था, है ना, माइनस में, और यहाँ माइनस में था log A। ठीक है, एंड माइनस हमने यहाँ माइनस का माइनस ही लिख दिया था, वो गलती हो गई बच्चा, 2.303 आर T2, हमारा ध्यान ही नहीं गया उस चीज़ पे। ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे आपका प्लस का साइन आएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि ना सॉल्व करते करते हमें आइडिया लग जाता है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई है, और जब प्रैक्टिस अच्छी होती है तभी ऐसा होता है बच्चे। ठीक है, तो अब क्या करोगे, एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में 2.303 आर को बाहर ले लो, क्योंकि ये कॉमन है आपका दोनों में। अंदर क्या आ जाएगा आपका, 1/T2 माइनस 1/T1। आया समझ में, मैं इस T1 को पीछे ले गई क्योंकि माइनस में था, और 1/T2 को बाहर ले आई क्योंकि वो प्लस में था। ठीक है, आया समझ में बच्चा। ठीक है बेटा, लेकिन आप देखना अपनी एनसीईआरटी में ना, आपको K1/K2 का एक्सप्रेशन नहीं दे रखा है, हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। आपको दे रखा है K2/K1 का एक्सप्रेशन,
इसके लिए पता है आप क्या करते, जो हमने 1 - 2 किया था ना रिएक्शन को, हमें 2 - 1 करना था, ठीक है। डायरेक्ट वहाँ भी कर सकते थे आप, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए करके दिखाया क्योंकि बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ पे आके क्या करें अगर ऐसा हो गया, तो सारा काट देते हैं और दोबारा से करना स्टार्ट करते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम ना। आप क्या करोगे, सिंपल 1/EA/2.303 आर है ना। अगर ये गलती हो जाए तो क्या करोगे बच्चा, बस इसको रिवर्स कर दो ना, 1/T1 - 1/T2, बस यही तो चेंज होना था, और क्या चेंज होना था। जरूर थोड़ी पूरा काटने की जरूरत है। आपने इसको रिवर्स किया तो ऐसे ये भी रिवर्स हो गया, ठीक है। गॉट माई पॉइंट। तो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, कई बार क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको जानना ज़रूरी था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चलिए, टिल देन थैंक यू, बाय। हाँ, एक बात तो मुझे आपसे और कहनी है बच्चा, मैंने कुछ लिंक शेयर किए हैं डिस्क्रिप्शन में अपनी सारी वीडियोज़ में, वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने अपनी एक बुक लॉन्च की है, तो बुक लॉन्च में मैंने चैप्टर वाइज बुक को लॉन्च किया है, जिसमें मैंने बुक की सीरीज़ के चैप्टर वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किए हैं, तो एक बार उनको ज़रूर देख लीजिएगा। समझने के लिए आपको चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं और थ्योरी भी है, ओके, उनकी वीडियोज़ हैं। चलिए, थैंक यू, बाय।